कल की क्लास के अंदर हमने आपका स्टोन एज जो है उसे कवर किया एंड इसी के साथ साथ में हमने आपका चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं उन्हें भी कवर किया। आज की क्लास में हम क्या करेंगे? आज की क्लास के अंदर हम आपका जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। वंस वी आर डन डिस्कसिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन टॉपिक, आपके स्टोन एज, चाल्कोलिथिक कल्चर्स एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन से जितने भी क्वेश्चंस आपके लास्ट 10 ईयर्स 11 ईयर्स के अंदर आए हैं, वी विल बी covering those questions also in the class prelims के questions. A very good morning everyone. Let's begin the session. So यहां पर थोड़ा सा स्क्रीन पे आप फोकस कीजिएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन आज का टॉपिक है और हम शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ें उससे पहले मैं टाइमलाइन में ब्रीफली आपके साथ डिस्कस करूंगी अभी तक हमने जो डिस्कस किया, और उसको फिर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में कनेक्ट करेंगे। चलिए, यहां पे हमने क्या देखा? यहां पे हमने देखा 5 लाख BCE के आसपास इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हम स्टोन एज की शुरुआत देखते हैं, और इसी के साथ में स्टोन एज के फर्स्ट फेज की पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज की 5 लाख BCE से लेकर के स्टोन एज के कंसीडरेबल टाइम पीरियड तक ऑलमोस्ट 99% ऑफ स्टोन एज का जो टाइम पीरियड है इट वाज स्पेंट एज द पैलियोलिथिक एज। आप देखोगे 10,000 BCE तक हमें स्टोन एज का जो फर्स्ट फेज है पैलियोलिथिक, ये देखने को मिलता है। और यहां पे हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि अगर हम क्लाइमेट वाइज देखें तो दिस वाज द आइस एज प्लेस्टोसीन। हम आगे बढ़े और हमने देखा कि किस तरीके से जहां पे पैलियोलिथिक के अंदर भी लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड में टूल्स एंड टेक्निक्स में ग्रेजुअल इंप्रूवाइजमेंट हो रहा था, एक ग्रेजुअल इंप्रूवाइजेशन जो है वो हो रहा था। तो हमने यहां पे देखा था किस तरीके से आपका जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड है उसके अंदर जो टूल्स बन रहे थे, दे वर द कोर टूल्स, दे वर वेरी क्रूड इन शेप, है ना, एंड दे वर ब्लंट टूल्स बेसिकली। लेकिन उसके बाद में फ्लेक टूल्स बनाए गए, फ्लिंट टूल्स जो हैं वो बनाए गए। तो यहां पे आप क्या देख रहे थे? यहां पर आप देख रहे थे कि किस तरीके से कोर टूल्स, उसके बाद फ्लेक टूल्स एंड यहां पे फ्लिंट टूल्स, एंड यहां पे ग्रेजुअल है ना, एक ग्रेजुअल इंप्रूवाइजेशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा था आपके टूल्स एंड टूल मेकिंग टेक्निक के अंदर। अब यहां पे हम नेक्स्ट पीरियड में एंटर करते हैं, आपका मेसोलिथिक एज ऑफ द स्टोन एज, और हमने यहां पे देखा किस तरीके से डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्टेड। मेसोलिथिक एज की अगर हम यहां पर बात करें, जहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पहली बार देखा गया, राजस्थान के बागोर एंड मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से हमें यहां पे एविडेंसेस मिलते हैं, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। और ये कब तक कंटिन्यू रहा? आपके 6000 BCE तक। 6000 BCE के बाद में एक मेजर चेंज देखने को मिला, एक ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द नियोलिथिक एज। और यहां पे हम क्या देखते हैं? एग्रीकल्चर को स्टेबल बेसिस पे प्रैक्टिस किया जाने लगा, और इसी के साथ साथ में एक सेटल्ड लाइफ की बिगिनिंग जो है वो भी हमें यहां पर देखने को मिलती है। आपका जहां तक क्लाइमेट वाइज हम देखें तो मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड उसके बाद का ये जो पूरा टाइम पीरियड हम कवर करेंगे हिस्ट्री का, इट बिलोंग्स टू होलोसीन, द प्रेजेंट एरा। इसको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा। हमने इसके बाद क्या देखा? हमने देखा कि किस तरीके से 4000 BCE के आसपास चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं, या जिनको आप कैल्कोलिथिक कल्चर्स भी बोलते हैं, कैल्कोलिथिक या चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट के डिफरेंट रीजन्स के अंदर। और इन चाल्कोलिथिक कल्चर्स के अंदर हमने बात की आपकी गणेश्वर जोधपुरा कल्चर की, और जब गणेश्वर जोधपुरा कल्चर की हम बात कर रहे थे, जो कि बेसिकली आपके राजस्थान के सीकर, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास फ्लरिश कर रहा था। खेतरी माइंस जो है काफी फेमस है यहाँ के कॉपर के लिए, और आप यहाँ पे देखेंगे कि ये गणेश्वर जोधपुरा कल्चर जो है ये 2800
BCE से लेकर के आपका 2200 BCE के बीच में फ्लरिश कर रहा था और इनके मैच्योर हड़प्पन कल्चर के साथ में भी अच्छे रिलेशंस थे। इसी के साथ साथ में हमने यहां पर डिस्कस किया कि आपका अहर बनास कल्चर जो बेसिकली बनास रिवर के जो ड्राइड जोन्स हैं उसके आसपास डेवलप हुआ। अहर बनास कल्चर, अहर बनास कल्चर की अगर हम बात करें जो कि बनास नदी के आसपास डेवलप हो रहा था, तो हम यहां पर क्या देखते हैं, यहां पर हम देखते हैं कि ये बेसिकली रफली आपका 2100 टू 1500 BC के बीच में फ्लरिश कर रहा था। और मैंने आपको कहा था कल कि ये हड़प्पा का जो मैच्योर फेस है, अर्बन फेस है, उसका जो लेटर पार्ट है उस टाइम पर डेवलप होना शुरू हुआ। एंड डिक्लाइनिंग फेज ऑफ हड़प्पा, जब हम हड़प्पा के पोस्ट अर्बन फेज में एंटर करेंगे तब भी ये कल्चर जो है ये कंटिन्यू रहेगा। और अहर बनास के लोगों का भी हड़प्पन्स के साथ में ट्रेडिंग रिलेशंस था। इनफैक्ट अहर को तांबावती कहा जाता था, राइट। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स को भी देखा, अहर, गिलुंद, है ना, आपका बागोर, ओजियाना, बलाथल, ये सब। इसी के साथ साथ में आपके मध्य प्रदेश के अंदर हमने कायात एंड मालवा कल्चर जो है इन्हें देखा। और अगर हम इनकी बात करें तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि रफली ये आपके 2000 से लेकर के 1400 BCE के बीच में फ्लरिश कर रहा था, ठीक है। सो कायत कल्चर से ही मालवा कल्चर इन्फ्लुएंस था। और आप यहां पे देखेंगे कि मालवा के जो लोग हैं, जो मालवा चालकोलिथिक कल्चर है, जो रीजनल कल्चर है, उसके लोगों का ट्रेडिंग रिलेशंस था हड़प्पा के साथ में। दे वर इन कांटेक्ट विद हड़प्पन्स एंड इन्फ्लुएंस्ड भी थे थोड़े बहुत। इसी के साथ साथ में आप और आगे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि हमने जोरवे कल्चर की बात की थी। और अगर हम जोरवे कल्चर की बात करें तो जितने भी आपके चालकोलिथिक कल्चर्स हैं उनमें से जोरवे कल्चर इज द मोस्ट रीसेंट वन। इट इज द कल्चर दैट फ्लरिश्ड बिटवीन 1400 BCE to 700 BCE. In fact, it developed even after the complete decline of the Harappan civilization. जोरवे कल्चर की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो है वो हमने देखी, इनाम गांव, दईमाबाद। और आप यहां पे देखेंगे जोरवे कल्चर पे आपको स्पेशल फोकस करना है, क्योंकि आपके जितने भी रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स हैं इनमें से अगर कोई कल्चर सबसे सही तरीके से डेवलप्ड था तो वो था आपका जोरवे कल्चर। डेवलप्ड इन द सेंस हमारे पास में इसको थोड़ा सा सेंटेंस को रिफ्रेम करना चाहिए। हम क्या देखेंगे यहाँ पे, जितने भी आपके रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स थे उनमें से अगर हमने किसी कल्चर को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो वो आपका जोरवे कल्चर है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सकेवेशंस हुए हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टडी की गई है। और आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अगर हम इन चालकोलिथिक कल्चर्स की बात करें तो चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं ये आपके 4000 BCE से हम कहते हैं आपके 1000 BCE तक, यानी टिल द बिगिनिंग ऑफ योर आयरन एज। इस पीरियड के बीच में हमें ये रीजनल चालकोलिथिक कल्चर्स देखने को मिलेंगे। मैंने आपको यहां पर मैप भी देखकर बनाकर बताया था कि किस तरीके से आपके जो प्रोमिनेंट चालकोलिथिक कल्चर्स हैं वो आपके साउथ ईस्टर्न राजस्थान, आपका वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आपका साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र, इस एरिया के अंदर फ्लरिश कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि जहां तक आपकी ईस्टर्न इंडिया कंसर्न्ड है, आपका ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आपका सदर्न इंडिया कंसर्न्ड है, यहां पर भी हमें चालकोलिथिक कल्चर्स जो हैं वो देखने को मिल रहे थे। यानी कि ऐसे कल्चर्स जहां पे स्टोन के साथ साथ में कॉपर के जो इंप्लीमेंट्स हैं उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा था। एंड यस, चालकोलिथिक कल्चर सिग्निफिकेंट है बिकॉज इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेटलिक एज। एंड यस, इसी के साथ साथ में इट शोज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। आप यहां पे देखेंगे ये जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं स्पेशली आपका अहर बनास, कायत, मालवा, जोरवे, यहां पे हमें लो ग्रेड ब्रॉन्ज आइटम्स भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर करवाती हूं, आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि दो चालकोलिथिक कल्चर्स या कैलकोलिथिक कल्चर्स जो हैं इनमें हम कहते हैं कि कॉपर प्लस स्टोन के इंप्लीमेंट्स यूज हो रहे थे। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भले ही कॉपर के इंप्लीमेंट्स यूज हो रहे थे, दे वर बीइंग यूज्ड ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल। केवल अहर कल्चर जो है वो एक एक्सेप्शन है यहां पर, क्योंकि आप देखोगे कि लोकल अहर कल्चर के अंदर आपको कॉपर इंप्लीमेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे, मात्रा में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका कॉपर जो है वो इजीली अवेलेबल था बिकॉज ऑफ द कॉपर माइंस इन दिस एरिया।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप अब यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं कि किस तरीके से स्टोन एज में हम पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ आगे बढ़े। और इस पीरियड में हमने देखा कि किस तरीके से जो हंटर गैदरर नोमैटिक मैन है, he gradually started practicing domestication of animals and then practicing agriculture on a stable basis which marks the beginning of a settled life। और इसी के साथ साथ में आपको यहाँ पे जो टाइप ऑफ टूल्स है एंड द टेक्निक बीइंग यूज्ड टू मेक द टूल्स, उसमें भी एक इंप्रूवाइजेशन जो है वो क्लियरली नजर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कोर टूल, फ्लेक टूल, फ्लिंट टूल। मेसोलिथिक एज के अंदर हमने किस चीज की बात की थी, मेसोलिथिक एज के अंदर हमने यहां पर बात की थी आपके माइक्रोलिथ की, राइट। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। क्लाइमेट चेंज हो रहा था, फ्लोरा फोना को इंपैक्ट कर रहा था एंड अकॉर्डिंगली मैन को अपने टूल बनाने की टेक्निक में भी चेंजेस लाने पड़े। इसके बाद में हम नियोलिथिक एज के अंदर एंटर करते हैं और आप यहां पे क्या देख रहे हैं, नियोलिथिक एज के जो टूल्स हैं उनका सरफेस काफी रिफाइंड है, काफी स्मूथ है, वेल शेप्ड थे और बहुत सारे टूल्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक में वो हंटिंग गैदरिंग नहीं कर रहा था। तो हंटिंग गैदरिंग फिशिंग जो है वो कंटिन्यू रहा, लेकिन ग्रेजुअली जब उसने मेटल को डिस्कवर किया और इसको यूज करने के तरीके ढूंढे, है ना, सो मेटल को डिस्कवर करना, उसको एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस जो है उसको इन्वेंट करना और उसके बाद में इसका जो यूज है, राइट, वो करना, इस्तेमाल करना, तो ये एक नई बिगिनिंग जो है उसे मार्क करता है। इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मेटलिक एज, इट शोज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। और हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा था कि चाल्कोलिथिक कल्चर्स जो हैं दो, प्लीज यहाँ पे फोकस कीजिएगा, एवरीथिंग इज लिंक्ड एंड आई विल टेक अप योर डाउट्स आफ्टर डिस्कसिंग दिस। तो हम यहां पे क्या देख रहे थे, हम यहां पे देख रहे थे कि ये जो चाल्कोलिथिक कल्चर्स हैं, दीज वर रूरल एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज ओनली। दीज वर ऑल्सो रूरल एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज। बट अगर आप नियोलिथिक एज से इसको कंपेयर करें तो यहां पे आपको क्या प्रोग्रेस देखने को मिलता है। तो हमने बात की थी कि किस तरीके से यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो नियोलिथिक पीरियड की कंपैरिजन में बेटर डेवलप्ड था, है ना। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स की हमने बात की, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की हमने बात की और इसी के साथ साथ में हमने उनके एग्रीकल्चर के जो लिमिटेशंस हैं उनकी भी बात की। हमने आपसे कहा कि नो डाउट वो डाइवर्स क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे थे। नावदा तोली और नर्मदा इज द बेस्ट एग्जाम्पल जहां पे हमें डाइवर्स क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है। एक सिंगल प्लेस से मल्टीपल क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस अगर हमें कहीं से मिलता है तो वो आपका नावदा तोली है इन महाराष्ट्र ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। लेकिन इसी के साथ साथ में आपको यहां पर क्या ध्यान रखना है, आपको यहां पे ध्यान रखना है कि हमने ये भी बात की कि हमें ग्रेनरीज मिली हैं, हमने ये भी बात की कि जोरवे कल्चर की जो साइट है इनाम गांव, वहां से हमें क्रॉप रोटेशन एंड इरिगेशन के एविडेंसेस मिलते हैं। लेकिन यहां पर हमें कोई भी प्लो या हो नहीं मिला है। तो पॉसिबली वो डिगिंग स्टिक का यूज करते थे फॉर द प्लोइंग पर्पसेस, खेत को जोतने के लिए। और ये इनके एग्रीकल्चर के लिमिटेशन को बताता है। इरिगेशन फैसिलिटीज कहीं कहीं मिली हैं, दे वर नॉट वेल डेवलप्ड। एग्रीकल्चर वॉज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल रेनफॉल। सो आप क्या देख रहे हो कि दो हमें यहां पे डाइवर्स क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है, यहां पे हमें कुछ जो साइट्स हैं वहां से क्रॉप रोटेशन, इरिगेशन, इनका एग्जाम्पल मिलता है। इसी के साथ साथ में हमें यहां पे ग्रेनरीज भी मिली हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें यहां पे कोई प्लो या हो नहीं मिला है। इसी के साथ साथ में इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो भी कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही कंसर्न्ड है और इसी की वजह से यहां पे एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं हो पाया। इट हैड इट्स ओन लिमिटेशंस। तो यहां पे ये लोग इतना सरप्लस नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे थे कि some section of the society can leave agriculture and completely focus on the various other crafts like pottery making, weaving और smith work. वो साइड बाय साइड एग्रीकल्चर में भी इन्वॉल्व रहते थे, एटलीस्ट फॉर सब्सिस्टेंस पर्पसेस। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के भी अपने लिमिटेशंस थे। द एनिमल्स वर मोस्टली स्लॉटर्ड फॉर मीट पर्पसेस। डेयरी जो है वो अभी डेवलप नहीं हुई थी।
मिल्क ऑफ द एनिमल्स वॉज नॉट बींग यूज्ड। सो अगर आपका एग्रीकल्चर है ना, आपका एग्रीकल्चरल बेस उतना स्ट्रांग नहीं है, तो आप क्या देखोगे कि आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स भी वो स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं कर पाएंगे जो वो कैपेबल हैं। और अगर ऐसा रहा तो ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसमें भी आपको लिमिटेशंस देखने को मिलेगी, ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बहुत लिमिटेड होगी। और आप यहां पे देखेंगे कि दीज वर ऑल्सो रूरल कम्युनिटीज। हमें कुछ प्रोटो अर्बन साइट्स मिली हैं जैसे कि जोरवे कल्चर के देमाबाद एंड इनाम गांव, बट एट द सेम टाइम आप यहां पे क्या देखोगे, अगर आपसे कोई पूछता है चालकोलिथिक कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि रूरल एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं, रूरल एग्रो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं ये। और इसके अलावा आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि अगर हम नियोलिथिक पीरियड की कंपैरिजन में चालकोलिथिक कल्चर को देखें तो एक और चीज क्या देखने को मिलती है, यहां पे आपको यहां पे देखने को मिलता है एक सेटलमेंट प्लान, जो कि नियोलिथिक में एब्सेंट था। नियोलिथिक में आप क्या देख रहे थे, हैफेजेड डेवलपमेंट। यहां पे सेटल्ड प्लान है, सारे घर एक साथ बने हैं और बाहर आपके खेत या फील्ड्स हैं। जो चीफ होता था या जो एलीट क्लास है उसका घर सेंटर में है, वो 4 स्टोरी 5 स्टोरी भी हो सकता है, बट उसके आसपास में सर्कुलर छोटे छोटे से जो घर है या आर्टिशनल क्लास के घर वेस्टर्न साइड पे हैं। तो वो क्या दिखा रहा है, सोशल डिस्टेंस दिखा रहा है। आप यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे सेटलमेंट प्लान है, बट उसी के साथ साथ में हमें यहां पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल इनइक्वालिटी की बिगिनिंग भी देखने को मिल रही है। यहां पे मैंने से आपको कहा कि मालवा है ना, आपका कायत है, आपका जोरवे है, यहां पे हमें फोर्टिफिकेशन के एग्जांपल्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देमाबाद है, इनाम गांव है, दीज वर फोर्टिफाइड साइट्स। तो ये नियोलिथिक के कंपैरिजन में क्या है, एक तरीके का एक प्रोग्रेस है। सो मेटल का यूज होना, इसी के साथ साथ में एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर प्रोग्रेस, सेटलमेंट प्लान का होना, ये आपको नियोलिथिक एज के कंपैरिजन में चालकोलिथिक पीरियड में जो एडवांसमेंट हुआ उसके बारे में बताएंगे। लेकिन हमने आपसे कहा था कि ये जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं इनके अपने लिमिटेशंस थे। क्या कुछ लिमिटेशंस थे इनके, जैसे कि हमने कहा कि चालकोलिथिक कल्चर जो हैं दे वर कॉपर यूजिंग कम्युनिटीज, बट एट द सेम टाइम कॉपर एज अ मेटल ऑलवेज हैव बीन स्कार्स एज फार एज इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज कंसर्न्ड। तो आप यहां पे देखेंगे कि 2 कॉपर का यूज होता था, बट इट वाज ओनली, है ना, इट वाज ओनली ऑन अ लिमिटेड स्केल। कॉपर एज अ मेटल हैड इट्स ओन लिमिटेशंस, एंड दीज कल्चर्स दो दे वर प्रेजेंट in the vicinity of the Harappan civilization, its mature phase, surprisingly, they did not learn the art of bronze making from the Harappans. Bronze as a metal has more strength as comparison to copper and it is more durable. Apart from that, आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे इनके एग्रीकल्चर के अपने limitations हैं. They did not develop अर्बन साइट्स और सिटीज बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे आपको बार्टर ट्रेड ही देखने को मिलेगा, और वो भी बहुत ही लिमिटेड स्केल का ट्रेड, बहुत ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बहुत कम हुआ करती थी। और आप क्या देखेंगे यहां पर, आप देखेंगे दीज पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग, एंड विच इज अगेन वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज हरप्पन पीपल न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग। और क्या आप यहां पे देखोगे कि कल कोई यहां पे श्वेता या कोई मेंशन भी कर रहा था, एज फार एज आई कैन रिकॉल, आप यहां पे देखोगे कि उन्होंने कहा कि मैम हमें काफी सारे बच्चों की ग्रेव्स मिली है। बिल्कुल सही बात है, जोरवे कल्चर की जो साइट्स हैं दे आर दी वंस हु, है ना, दे आर दी वंस विच हैव बीन स्टडीड इन डिटेल बाय द एक्सपर्ट्स एंड द आर्कियोलॉजिस्ट। और आप यहां पे देखोगे कि इनाम गांव है और जोरवे कल्चर की जो बाकी कई सारी साइट्स हैं वहां से हमें जो ग्रेव्स मिली हैं उसमें काफी सारे बच्चों की ग्रेव हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि यहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। और अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हाई है इसका मतलब क्या है, या तो ये बच्चे किसी एपिडेमिक से मर रहे थे या माल न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे थे। और ये भी बताता है कि चालकोलिथिक कल्चर्स का जो मेडिसिनल फैसिलिटीज हैं, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, दे वर नॉट वेल डेवलप्ड। So their socio-economic condition was such that it did not promote longevity. So जहां पे चालकोलिथिक कल्चर नियोलिथिक एज के कंपैरिजन में हमें कुछ प्रोग्रेस एडवांसमेंट दिखाता है, वहीं पे आप देख रहे हैं चालकोलिथिक कल्चर के अपने लिमिटेशंस हैं।
अब यहां पर इसी पीरियड में जब हम चालकोलिथिक कल्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं 4000 बीसीई से लेकर के 1000 बीसीई के बीच वाले पीरियड में, आप यहां पे देखेंगे यहां पर हमें इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, या मैं और स्पेसिफिकली अगर कहूं इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में एक मेच्योर अर्बन सिविलाइजेशन, द फर्स्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन देखने को मिलती है। हड़प्पन्स के पास ऐसा क्या था कि वो अर्बन स्टेज तक पहुंच पाए एज कंपेयर टू दी Chalcolithic cultures which were very much present in the vicinity of Harappans, and most of the Chalcolithic cultures that we are discussing, the Aharbanas, the Kayad, the Malwa, the Jorwe, they are post-Harappan cultures, and still they were backward if we compare them to Harappans. Why so? Let's discuss this. अब एक बार मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपके कमेंट्स को देख लेती हूं, और एक बहुत छोटा सा मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा आपसे, जब क्लास शुरू होती है तो प्लीज बहुत बड़े बड़े कमेंट्स मत लिखो, ठीक है? क्यों? क्योंकि होता क्या है, मैं यहाँ पे कुछ है ना एक स्ट्रक्चर बना के शुरुआत करना चाहती हूँ, बट आपके बहुत बड़े बड़े जो कमेंट्स होते हैं दे डिस्ट्रैक्ट मी। आप क्लास के 5-10 मिनट हो जाते हैं उसके बाद में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एड्रेस, एंड मुझे वाकई बहुत अच्छा लगता है अगर आप अपने डाउट्स पूछते हैं तो। द रीजन बिंग, इसका मतलब ये है कि आप है ना आप पैसिव लर्नर नहीं है, आप एक्टिवली सुन रहे हैं, डाउट्स को पूछ रहे हैं, और एक क्लास वैसी ही होती है, राइट? एक बार मैं आपके यहाँ पे नो इश्यूज यार, सॉरी वॉरी नहीं बोलना है, मैं आपके कमेंट्स को एक बार देख लेती हूँ, आई विल एड्रेस दोस एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैम, will we get the PPT which you have scribbled during the class? Okay, which was attached yesterday was very generic and crux. I think I have saved that PPT. Let me talk to the team. Okay, if we can make that available to you, for sure we will share that. Annotated PPT की बात कर रहे हैं ना आप? Okay, I'll save this too. आप कल बोल रहे थे कुछ पार्ट आज करेंगे। बिल्कुल सुमित, मैंने कहा था कि आपका जो कैलकोलिथिक कल्चर्स हैं उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। साइट्स मैंने जाते जाते आपको बता दी थी कि आप इनको मैप में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सो एक और बात ध्यान रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ लिए, मैंने काफी सारी आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बता दी, बट आप एग्जाम में जब जा रहे हैं और आपके पास अगर बहुत टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे? स्टोन एज, चालकोलिथिक पीरियड, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये जो टॉपिक्स हैं इनकी जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये साइट्स इनका स्पेसिफिक लोकेशन मैप के अंदर, अगर कोई रिवर है आसपास प्रोमिनेंट तो वो, एंड अगर उसका सिग्निफिकेंस हमने आपको पढ़ाया है तो उसको जरूर कवर करके जाइएगा। पॉसिबिलिटी रहती है क्वेश्चन आने की, क्योंकि जो कंसेप्चुअल चीजें होती है ना वो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, क्योंकि प्रीलिम्स में कैसा है ना, स्टेटमेंट आपके सामने लिखे हुए हैं, तो जैसे स्टेटमेंट आपके सामने आएगा आपका, हम जो कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है, एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स। बट जहां पे फैक्चुअल चीजें हैं उनका मल्टीपल रिविजन हमें चाहिए होता है, तो आप क्या करेंगे? आप जैसे आज क्लास खत्म होगी उसके बाद जाइएगा ब्रेक लेकर के, आप अपना स्टोन एज, चालकोलिथिक पीरियड एंड इसी के साथ साथ में हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, मैं आपको चार्ट भी दूंगी आज हड़प्पन सिविलाइजेशन का, तो उसको गो थ्रू कर लीजिएगा और उसको बार बार आपको रिवाइज करना है। मल्टीपल रिविजन से क्या होगा, इट विल बी इनग्रेन्ड इन योर मेमोरी, एंड आपको बार बार उसको फिर आगे नहीं देखना पड़ेगा। तो 4-5 बार देख लिया ना एग्जाम से पहले तो हो जाता है। मनोहर ने क्या लिखा है? मैम, वी हैव एन अनाउंसमेंट मेड बाय द सीएम ड्यू टू द हाँ, इनफैक्ट पता है मैं आपको एक बात बताऊं, अभी ना आई थिंक 3-4 months बिफोर, इफ आई एम लाइक एबल टू रिकॉल इट करेक्टली, एक्सकेवेशंस चल रहे थे आपके साउथ में, एंड दे वर है ना, दे वर रिगार्डिंग द मेगालिथिक कल्चर्स एंड दी संगम एरा, और वहाँ पे हमें जो एविडेंस मिले हैं उससे ऐसा लगता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग हैं और जो संगम एज या आपके मेगालिथिक कल्चर्स हैं उनके बीच में कुछ ट्रेडिंग रिलेशंस रहे होंगे। तो कुछ जो हड़प्पन आइटम्स हैं वो हमको साउथ से रिकवर हुई है। विल डिस्कस दैट जब हम संगम एज मेगालिथिक पीरियड को डिस्कस करेंगे, ठीक है? लास्ट ईयर करंट अफेयर्स में भी था ये। यस यस,
प्रांजल ने यहाँ पे लिखा है, मैम इन एनसीईआरटी इट इज मेंशन्ड दैट इन अहर स्टोन एक्सेस एंड द ब्लेड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, इट इज राइट टू से दिस। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि अहर में आपके जो मेजॉरिटी ऑफ टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स मिले हैं आपको वो कॉपर के हैं। आपके जो स्टोन ब्लेड्स है ना, आपकी जो स्टोन इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट है। लेकिन पता है सरप्राइजिंग फैक्ट क्या है, अहर के अंदर जो घर हैं वो स्टोन से बने हुए हैं। वहीं पे आप देखोगे कि मैंने आपको कल कहा था कि आपका जो कैल्कोलिथिक कल्चर है इसकी मेजॉरिटी ऑफ साइट्स में हमें जो घर मिले हैं वो या तो मड ब्रिक कच्ची ईंट से बने हैं या वॉटल एंड दौब या आपके थेच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था गिलुंद जो अहर बनास कल्चर का हिस्सा है वहां जो घर बने हुए हैं वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो बर्न्ट ब्रिक्स या पक्की ईंट से बने हुए हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको ध्यान रखना है। एंड येस, अगर प्रांजल ने ये मेंशन ही किया है तो मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली बता देती हूँ, ये जो स्टेटमेंट है ना कि इन अहर द स्टोन एक्सेस एंड द ब्लेड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, ये केवल अहर बनास कल्चर की जो पर्टिकुलर साइट है अहर जिसको तांबावती कहते थे उसके रिस्पेक्ट में है। क्योंकि अहर बनास कल्चर की ही जो दूसरी इंपॉर्टेंट साइट है टिपिकल साइट गिलुंद, वहां पे आपको स्टोन एंड ब्लेड इंडस्ट्री जो है वो वेल डेवलप्ड मिलेगी। अब जब इतना डिस्कस कर रहे हैं तो एक और पॉइंट, अहर से हमें राइस कल्टीवेशन के एविडेंस भी मिलते हैं। वहीं पे जो मालवा कायत कल्चर है इट इज फेमस फॉर इट्स मालवा वेयर्स, है ना। कायत से हमें चॉकलेट स्लिप्ड वेयर्स मिले हैं डार्क ब्राउन शेप में, और आपका जो मालवा है उसके मालवा वेयर्स या जो मालवा की सिरामिक इंडस्ट्री है वो बहुत फेमस थी। यहां पे आपको डिफरेंट शेप साइज एंड पर्पस या यूटिलिटी के यूटेंसिल्स वेसल्स या पोट्री जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है जी। मैम प्लीज मेक अस रिवाइज द नेम्स ऑफ द साइट्स व्हिच वर कॉमन इन 2 और मोर देन 2 लिटिगेचर्स। देखो सचिन, मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनना। आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमने कुछ साइट्स को पढ़ा है ना, कुछ हमने पैलियोलिथिक साइट्स को पढ़ा, कुछ हमने मेसोलिथिक साइट्स को पढ़ा और कुछ हमने नियोलिथिक साइट्स को पढ़ा। नाउ इसमें एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है कि जो भिमबेटका है, भिमबेटका में आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे पैलियोलिथिक में भी, मेसोलिथिक में भी एंड नियोलिथिक के अंदर भी। अगर हम बेलान वैली की बात करें तो आप देखेंगे कि जो बेलान वैली है जहां पे हमने पढ़ा था कोल्डी हवा महागड़ा ड्यूरिंग द नियोलिथिक पीरियड, जहां से हमें अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ राइस भी मिलता है। तो आप देखेंगे कि जो बेलान वैली है इट वॉज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअसली इनहेबिटेड ड्यूरिंग द स्टोन एज। इट्स 3 स्टेजेस, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड इवन बियॉन्ड दैट ड्यूरिंग द चाल्कोलिथिक पीरियड ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है ऐसे नहीं है कि भाई ये इसमें भी है ये इसमें भी, इसमें ऐसे ध्यान रखना है, नहीं। जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं, जैसे कोई बोले नियोलिथिक तो आपको इमीडिएटली स्ट्राइक करना चाहिए मेहरगढ़, बुरजाहोम, गुफकराल, कोल्डी हवा, महागड़ा, चिरांड, दाउजली हेडिंग, है ना। आपका भिमबेटका भी है बट नॉट दैट प्रोमिनेंट, हम उसको छोड़ सकते हैं अभी के लिए। और उसके बाद में आप यहाँ पे क्या देखेंगे, साउथ के अंदर पय्यमपल्ली। जैसे कोई मेसोलिथिक बोले तो आप बागोर, तिलवारा, आदमगढ़ इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, है ना। सेम गोस फॉर योर पैलियोलिथिक साइट्स कि भाई सोहान वैली है, रिवर लूनी एंड दिद्वाना है, साबरमती माही नदी है, नेवासा एंड पटने है महाराष्ट्र के अंदर, एंड अतिरम पक्कम इन तमिलनाडु। तो कुछ प्रोमिनेंट साइट्स होती हैं वही आपको दिमाग में रखनी होती हैं। जब वहां से क्वेश्चन आता है तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे आप क्वेश्चन कर लेंगे, चाहे एलिमिनेशन वाला आ जाए सीधा कोड 1 2 2 3 ऐसे कुछ करके, या आपका हाउ मेनी के फॉर्म में आ जाए। ट्रस्ट मी, अगर आपने बेसिक बुक्स पढ़ी है ना तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, प्रीलिम्स अच्छे से, और मेंस में अगर आपने अच्छी राइटिंग प्रैक्टिस कर ली उसके साथ साथ में तो आपका एग्जाम निकलना बहुत बड़ा टास्क नहीं होता। इस एग्जाम को बहुत बड़ा हवा बनाया गया है। ट्रस्ट मी, when I gave the exam for the first time, I was not able to complete the paper even, the prelims paper. Qualified for the mains only marginally. But then I made a strategy कि मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसके बाद आप देखिए I was able to go through the paper thrice in the same time period, and my average score is around 110 plus. If you see in the 5 attempts. तो सीधी बात यही है कि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो एक आपको क्या करना है, आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। जो आपकी बेसिक बुक्स है जैसे कि आर एस शर्मा है आप उस पर फोकस कीजिए,
है ना। इसी के साथ साथ में आपकी नई एनसीईआरटी अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे मैं क्लास के अंदर आपको वो कंटेंट कवर करवा देती हूँ, मैं उन पॉइंट्स को भी इंक्लूड करती हूँ यहाँ पे आपके स्लाइड्स में भी और आपके क्लास के डिलीवरी में भी। सो ये आपको बेसिक करना है, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का इन डेप्थ एनालिसिस करना है और बहुत सारे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। अब बहुत सारे का मतलब ये नहीं कि आप 60-70 टेस्ट लगा रहे हो। अगर आपने 40 to 45 टेस्ट भी लगा लिए और है ना 40 to 45 टेस्ट भी आपने अटेम्प्ट कर लिए, बट बहुत अच्छे से अगर किए हैं ना, नो वन कैन स्टॉप यू। यू नो व्हाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज उन 40 से 45 टेस्ट में भी आपका पूरा दिन जाता है अगर आपने ढंग से टेस्ट अटेम्प्ट किया है तो। पहले आप टेस्ट देंगे, 2 घंटे उसमें लगते हैं, देन ऑब्वियसली यू विल नीड अ ब्रेक। उसके बाद में आप अपने आंसर्स को चेक करोगे। जब आप आंसर्स को चेक करोगे तो ये नहीं इतना सही हो गया, इतना गलत हो गया, दुखी हो गया या बहुत खुश हो गए। आपको बेसिकली वहां पे देखना होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। क्या आपने बहुत जल्दबाजी में किया है ना, यू वर एंग्शियस, इसलिए आपने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा, सिली मिस्टेक था, या आपका वहां पे जो कंटेंट है वो सॉलिड नहीं था, आपने उसको ठीक से टॉपिक को पढ़ा नहीं है, या आपने पढ़ा था आप भूल गए। और इमीडिएटली फिर उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको रेफर कीजिए अपनी बुक में, अपने नोट्स में, ऑनलाइन, जहां भी आप रेफर करते हैं, और उसमें अगर कोई आपको बहुत अच्छा पॉइंट मिलता है तो उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे तो मुझे लगता है 40 to 45 टेस्ट भी मोर देन इनफ होते हैं। सो इट इज नॉट द नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू आर अटेम्प्टिंग। ऑब्वियसली एक डिसेंट नंबर ऑफ टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, है ना। काफी आपको क्लीशे साउंड कर रहा होगा, बट यस, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बट एट द सेम टाइम वो प्रैक्टिस किस तरीके से की जा रही है दैट ऑल्सो मैटर्स। हम आपको एक स्पेशल सेशन ले लेंगे इस पे, डू नॉट वरी अबाउट दैट, बट आपको यहां पर इन चीजों पे थोड़ा सा फोकस करना है। ओके, सो सम पॉइंट्स हैव बीन मेंशन्ड विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। कल की पीडीएफ में चालकोलिथिक नहीं था, मैं आई टॉक टू द टीम अगर ऐसा कुछ है तो। कॉपर टूल्स फॉर डोमिनेटिंग, एक स्टेटमेंट है, कॉपर टूल्स फॉर डोमिनेटिंग इन अहर बनास। दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, फॉल्स और फॉल्स फॉर अदर रीजंस। इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? कॉपर टूल्स फॉर डोमिनेटिंग इन अहर बनास कल्चर आप ही लिख सकते हैं, नो इश्यूज अबाउट दैट। बट बाकी साइट्स के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो वहां पे कॉपर जो है इट वाज बीइंग यूज्ड ओनली ऑन अ लिमिटेड स्केल। ठीक है, एक और यहां पे डाउट है कि मैम दो साइट्स विच एग्जिस्टेड इंडिपेंडेंटली से इन बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, वर द पीपल फ्रॉम दीज एरियाज इन एनी वे इन कॉन्टेक्ट विद द साइट्स ऑफ द वेस्ट? सिमरन, हमारे पास बहुत कोई कॉन्क्रीट एविडेंस तो नहीं है, है ना। अगर आप अपने आर.एस. शर्मा, उपेंद्र सिंह ये जो टेक्स्ट पढ़ें, है ना, तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये जो रीजनल कल्चर्स हैं इनमें आप देखोगे कायथ का जो इन्फ्लुएंस है वो आपको मालवा पे, मैं बता रही हूँ सुनिएगा, कायथ का इन्फ्लुएंस आपको मालवा पे नजर आएगा और मालवा का इन्फ्लुएंस आपको जोरवे पे नजर आएगा। जो जोरवे कल्चर है जो कि बेसिकली आपके महाराष्ट्र में फ्लरिश कर रहा था, यहाँ पे न केवल आपको मालवा का इन्फ्लुएंस बल्कि जो साउथ के अंदर नियोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर है उसका इंपैक्ट भी आपको दिखेगा। और उसका रीजन बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ये आपका जोरवे कल्चर का कोर एरिया है। अब यहाँ पे आपको मालवा का भी ट्रेट मिलेगा, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मालवा की भी मिलेंगी, राइट। और आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे जैसे कि मैंने कहा था टेराकोटा फीमेल फिगरेंस, वो आपको जोरवे में भी मिलती हैं। और आपको कुछ जो हैं वो नियोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ साउथ जो हैं उनका एविडेंस भी यहाँ पे मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्या देखें, जोरवे कल्चर में हमें मालवा का इन्फ्लुएंस भी मिल रहा है एंड हमें यहाँ पे साउथ का नियोलिथिक, चालकोलिथिक कल्चर जो है उसका इंपैक्ट भी नजर आ रहा है। क्यों? बिकॉज जोरवे वॉज लोकेटेड एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू मेजर कल्चर्स। बट जहां तक आपका ईस्टर्न एरियाज एंड आपका वेस्टर्न एरियाज है, इनके बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्शन, इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस ऐसा सच नहीं है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए कि आपके एग्जाम से ये परे ही है, वो इस टाइप के जो डाउटफुल स्टेटमेंट्स है वो आपको इन जनरल नहीं देते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस कब से पूछने लगे हैं, एस्पायरेंट्स ऐसे क्वेश्चंस कब पूछने लगे हैं, क्योंकि यूपीएससी ने एक बार हॉर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लिया था विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। बट आज जब हम पढ़ेंगे तो आप देखना कि आपकी आर.एस. शर्मा में भी बहुत क्लियरली बताया गया है कि दो
इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से, इन 3 जगह से हमें कुछ कुछ एविडेंसेस मिले हैं जो कि हॉर्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, लेकिन ये कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। तो जब आपकी बेसिक एनसीईआरटी की बुक में ये स्टेटमेंट लिखा है तो आप एग्जाम में उसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो डू नॉट वरी टू मच, ठीक है। चलिए, मोहित, अगर आप क्लास के कंटेंट को भी रेफर कर रहे हैं, मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं तो सोने पे सुहागा, बट हाँ, क्लास का कंटेंट भी मोर देन सफिशिएंट है। चलिए अभी क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत टाइम हमारा ये चले गया, लेकिन ये भी बहुत जरूरी होता है, बिकॉज अगर डाउट्स नहीं एड्रेस किया तो यू पीपल विल स्टॉप अटेंडिंग द क्लास, है ना। चलो यहां देखते हैं, अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और डाउट्स पूछा करो, डाउट्स पूछना अच्छी चीज है। अगर आप डाउट्स पूछोगे ना तो वो जो एक बैगेज रहता है कि भाई ये नहीं पता, वो नहीं पता, समझ नहीं आ रहा, है ना, वो नहीं रहेगा, चीजें समझ आएंगी, आपकी लोड कम होगा। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। आप चाहें तो मेरे साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने कल भी आपसे कहा था कि अगर आप रनिंग नोट्स लेंगे इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। पूरा कंसेंट्रेशन रहता है, ऊपर से चीजें जो है अच्छे से रिवाइज हो जाती हैं, खुद का लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। यू कैन ड्रॉ अलॉन्ग विद मी। एंड फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं।
फोकस हियर नाउ। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, जब हम चालकोलिथिक कल्चर्स की बात कर रहे हैं, इसी समय इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में, प्राइमरीली इन द वैली एरियाज ऑफ इंडस एंड सरस्वती रिवर, एन अर्बन सिविलाइजेशन, a mature civilization, the first Bronze Age civilization of the Indian subcontinent, flourished in between 2600 BCE to 1900 BCE. Now we'll discuss how this particular culture, which was also copper using in the beginning, it achieved this feat. Let's discuss that. तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, मेरी बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 1 मिनट दीजिए। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का, विद सिंध एंड द पंजाब एज द कोर एरिया, और आप यहाँ पे देखेंगे न केवल आपका जो सिंध है, पंजाब एरिया है, बल्कि ये पर्टिकुलर सिविलाइजेशन जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया के अंदर, हमारे जम्मू है ना, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन एरियाज तक फैली हुई थी, और इनफैक्ट सम पार्ट्स ऑफ यूपी ऑल्सो। तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये पर्टिकुलर कल्चर जिसकी हम बात कर रहे हैं, दी हरप्पन कल्चर, द इंडस सरस्वती कल्चर, विच फ्लरिश्ड in the northwestern part of the Indian subcontinent. It was basically encompassing the entire area of the Sindh, Punjab, the Balochistan area, some areas of Jammu, Haryana, Western UP, Rajasthan and Gujarat. अब आप यहां पे क्या देखेंगे, इसका जो कोर एरिया है अगर हम उसकी बात करें, सिंध एंड पंजाब in the Indus Valley river system. यहां पे जो नेचुरल रेनफॉल थी, अभी तो ये पूरा एरिड जोन है, लेकिन अगर आप उस टाइम पर देखते हैं तो कहा जाता है कि अगर आप 3300 BCE के आसपास में आप देखें तो यहां पे जो नेचुरल रेनफॉल है ये काफी अच्छी खासी होती थी। और इसी के साथ साथ में इंडस रिवर जो है वो यहां पे एनुअल फ्लडिंग के वाया जो आपकी फर्टाइल एल्यूवियल्स है ना, सिल्ट है, उसको डेपोजिट करती थी। एक्सक्यूज मी, तो एक आप यहां पे क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं यहां पे नेचुरल रेनफॉल अच्छी है। दूसरा आप यहां पे क्या देख रहे हैं कि जो आपकी रिवर इंडस है, जो आपकी सिंधु नदी है, वो जो आपका बारिश वाला सीजन है उसके अंदर यहां पे जो फ्लडिंग होती थी उससे यहां पे फर्टाइल एल्यूवियल सिल्ट जो है उससे डेपोजिट करती थी। और इस के वजह से यहां पे जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है, इट वॉज क्वाइट गुड। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी वॉज क्वाइट गुड। और अगर आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है तो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि आपका एक साउंड रूरल बेस जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसको कंपेयर करो आपके जो बाकी चालकोलिथिक कल्चर्स है उनसे। अगर हम अहर बनास की बात करें, इट डेवलप बेसिकली इन द ड्राई जोन्स ऑफ बनास रिवर। अगर आप जोरवे कल्चर की बात करें, पूरा रेन शेडो जोन के अंदर आता है। तो यहां पे नेचुरल रेनफॉल अच्छी नहीं थी। ऊपर से अगर आप बात करें तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि यहां पे जो सॉइल है, आप खुद देखो बनास नदी के आसपास की जो आपकी मिट्टी है, डेजर्ट सॉइल्स हैं। अगर आप यहां पे बात करें जोरवे कल्चर में तो आप यहां पे क्या देखेंगे, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है उसको आप डिगिंग स्टिक की मदद से प्लॉ नहीं कर सकते थे, है ना, क्योंकि आपको पता होगा कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है जब वो सूख जाती है वो काफी हार्ड हो जाती है। सो इट वॉज नॉट ईजी टू वर्क इन द ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया
with tools like digging stick. Same goes for ईस्टर्न इंडिया. अगर आप ईस्टर्न इंडिया के चालकोलिथिक कल्चर्स की बात करो, आप देखोगे यहां पे भी रेड सोल है ना, रेड सॉइल जोन है. तो ये जो रेड सॉइल जोन है, इसके अंदर भी आप डिगिंग स्टिक से बहुत कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं. आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम ही रहेगी. ठीक है, तो आप यहां पर क्या देख रहे हैं, आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो बेसिकली सिंध पंजाब वाला कोर एरिया है इन एंड अराउंड द इंडस वैली रिवर सिस्टम. तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, नेचुरल रेनफॉल वाज क्वाइट गुड इफ यू टॉक अबाउट द फोर्थ है ना, इफ यू टॉक अबाउट द 4000 BC दिस टाइम पीरियड. एंड इसी के साथ साथ में आप यहां पर क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जो इंडस रिवर है, इट यूज्ड टू डेपोजिट द फर्टाइल एल्यूवियल सिल्ट वाया द एनुअल फ्लडिंग. और इसी की वजह से यहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो काफी अच्छी हुई. मैं यहां पर आपके साथ में डिस्कस करूंगी एग्रीकल्चर को, जब इकोनॉमी में डिस्कस करूंगी. अभी ब्रीफली एक बार बता देती हूं आपको. तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी अच्छी है. आप यहां पे देखेंगे यहां पे डाइवर्स क्रॉप्स जो है उन्हें कल्टीवेट किया जा रहा था, डाइवर्स क्रॉप्स का कल्टीवेशन है. अब इसी के साथ साथ में आप यहां पे क्या देखेंगे कि दो हड़प्पा से हमें कोई भी प्लो या हो जो है वो अगेन रिकवर नहीं हुआ है. तो जो आपके हिस्टोरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो ये मान के चलते हैं कि हड़प्पा के लोग जो हैं दे वर ऑल्सो यूजिंग वुडन प्लोशेयर, और इसीलिए इट कुड नॉट सर्वाइव द वेगरीज ऑफ द क्लाइमेट, है ना, वुड है, पेरिशेबल है. अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि वो किस बेसिस पे कहें कि प्लोइंग होती थी. तो आपने कहा कि मैम ठीक है, नेचुरल रेनफॉल अच्छी है, एनुअल फ्लडिंग है तो सॉइल भी फर्टाइल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, हमें काफी सारे क्रॉप्स के कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है. जैसे आप देखेंगे गुजरात के अंदर लोथल है जो मैरीटाइम कॉमर्स के लिए फेमस था, है ना. यहां पे नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स भी बना रही है हमारी गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द लेगेसी ऑफ लोथल. तो आप यहां पे देखोगे कि लोथल जो है यहां से हमें राइस कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है. हड़प्पा की जो बाकी साइट्स हैं आप देखोगे वहां से हमें वीट है, बार्ले हैं, आपकी काफी सारी जो पल्सेस हैं उनके कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है. हमें कॉटन कल्टीवेशन का एविडेंस मिलता है. इसी के साथ साथ में आपके ये ऑयल सीड्स होते हैं उनके कल्टीवेशन का आपको एविडेंस मिलता है. तो आप देखो यहाँ पे आपके सीरियल क्रॉप है ना, आपके सीरियल क्रॉप्स हैं, वीट, बार्ले, राइस का एविडेंस लोथल से मिला है स्पेसिफिकली. इसके अलावा आप देखोगे कि आपके ऑयल सीड्स हैं, आपके पल्सेस, लेंटिल्स हैं, इनके कल्टीवेशन का एविडेंस आपको मिल रहा है. अब अगर यहां पे अर्बन सिविलाइजेशन थी तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स जो है उनमें एक स्पेशलाइजेशन अचीव किया जा चुका था, है ना. सो जो क्राफ्ट्स है, टेक्नोलॉजी है, उसमें एक स्पेशलाइजेशन आ गया था. और स्पेशलाइजेशन तभी आता है जब एक डेडिकेटेड बंच ऑफ लोग जो है, एक डेडिकेटेड बंच ऑफ पीपल जो है, दे आर फोकसिंग ऑन पर्टिकुलर क्राफ्ट बेस्ड एक्टिविटीज. क्योंकि देखो अगर एग्रीकल्चर साउंड है, वो सफिशिएंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी ऐसा हो पाएगा कि कुछ लोग जो हैं वो प्राइमरीली फोकस करेंगे अदर क्राफ्ट्स एंड एक्टिविटीज पे रेदर देन एग्रीकल्चर. क्योंकि अब वो सुनिश्चित हैं, है ना, दे वर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि अगर वो खेत में काम नहीं भी करते तो चलेगा, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड दे आर प्रोड्यूसिंग sufficient enough to feed all. अब हम देखो ना, रिवर्स इंजीनियरिंग करो. हम कहते हैं अर्बन सिविलाइजेशन है, काफी सारे हमें यहां पे अर्बनाइजेशन के ट्रेट्स मिले हैं, मेच्योर सिविलाइजेशन है. इनफैक्ट आप देखोगे अभी तक हम कल्चर टर्म यूज कर रहे थे. कल्चर मतलब क्या होता है, आपकी संस्कृति. सो आपका रहन सहन, खान पीन, आपके थॉट प्रोसेस, आपके बिलीफ सिस्टम, सब कुछ आपके कल्चर में आते हैं. लेकिन वही कल्चर जब मेच्योर कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है तो हम उसके लिए सिविलाइजेशन टर्म यूज करते हैं. हड़प्पन्स में हमें अर्बन साइट्स मिली हैं, आर्ट ऑफ राइटिंग मिली है, ट्रेड एंड कॉमर्स, नॉट ओनली लोकल ट्रेड, हमें ओवरसीज ट्रेड विद द इजिप्शियंस, है ना, द पीपल ऑफ मेसोपोटामिया, इसका एविडेंस मिला है. एक लग्जरी लाइफ जो है उसके भी काफी सारे एविडेंसेस हमें मिलते हैं.
तो अगर एक अर्बन सिविलाइजेशन थी तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स हैं उनमें स्पेशलाइजेशन अचीव किया जा चुका था, और उनमें स्पेशलाइजेशन तभी हो सकता है जब एग्रीकल्चर जो है यहां पर सरप्लस हो, यानी कि एक साउंड रूरल बेस हो। यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहां पे कहा गया कि ठीक है, नेचुरल रेनफॉल अच्छी है, फर्टाइल सॉइल है, अगर हम इसको कंपेयर करें विद रिस्पेक्ट टू दी चालकोलिथिक कल्चर्स लाइक अहर, बनास, कायथ, मालवा, जोरवे एटसेट्रा। लेकिन क्या इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इतना प्रोड्यूस कर रहा था कि क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन अचीव किया जा सके? इसके लिए तो प्लोइंग रही हुई होगी ना, इसके लिए तो खेत को प्लो किया जाता होगा, बट हमें तो कोई प्लो या हो नहीं मिला है। तो आप यहां पे क्या देखेंगे, यहां पे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर आप राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कालीबंगन नाम की एक जगह है, आप यहां पर जाएं तो आपको यहां पर बेसिकली प्लोड फील्ड जो है वो देखने को मिलेगी। एंड नॉट ओनली प्लोड फील्ड, आप देखेंगे कि यहां पे आपको इस तरीके से 2 रोज जो हैं वो देखने को मिलेंगे, 2 रोज और रोज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि साइमल्टेनियसली 2 क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जाता था ऑन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड। वर्टिकली कुछ उगाया है, हॉरिजेंटली कुछ और उगाया है। इसी के साथ में वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि आप अगर हरियाणा जाएं तो हरियाणा में एक जगह है बनावली। बनावली जो है यहां से हमें टेराकोटा से बना हुआ प्लो जो है वो मिला है, और इससे हम ये तो कह ही सकते हैं एटलीस्ट कि उनको प्लोइंग के बारे में पता था और वो अपनी फील्ड्स को प्लो करते थे। बट ये जो प्लोशेयर है, इट वॉज नॉट मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज और कॉपर बट पॉसिबली ऑफ वुडन, है ना, पॉसिबली इट वॉज वुडन प्लोशेयर, इट वॉज मेड अप ऑफ वुड एंड इट कुड नॉट सर्वाइव दी वेगरीज ऑफ द नेचर। अब बात आती है कि ठीक है, मान लिया नेचुरल रेनफॉल अच्छी है, एनुअल फ्लडिंग होती है, सॉइल भी काफी फर्टाइल है, प्लोइंग भी होती होगी, दो उतनी एफिशिएंट नहीं जितनी कि आपके आयरन प्लोशेयर से हो सके, बट यस प्लोइंग वॉज बीइंग डन। तो ये बताइए कि इरिगेशन की फैसिलिटीज थी या नहीं थी, आर्टिफिशियल इरिगेशन की। अब आप क्या देखोगे कि अगर आप आपके अफगानिस्तान वाले एरिया में जाएं तो यहां पे इसी टाइम पीरियड में जब हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं, उसके मेच्योर फेज की बात कर रहे हैं 2600 टू 1900 BCE वाले टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पर आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपको वहां पर जो कैनाल इरिगेशन है उसके कुछ एविडेंसेस मिलते हैं, डैम इरिगेशन के कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। बट हड़प्पा के केस में हमें एज सच कोई कैनाल इरिगेशन का एग्जाम्पल नहीं मिला है। हाँ, आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर जो धोलावीरा है, यूनेस्को हेरिटेज साइट है। धोलावीरा की अगर हम बात करें तो धोलावीरा के अंदर हमें वाटर रेजर्वायर्स देखने को मिलते हैं। धोलावीरा को जब यूनेस्को हेरिटेज साइट का टैग दिया गया 2021 में, तो आप देखेंगे इसके पीछे का प्राइम रीजन था इनका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो कहा गया कि धोलावीरा से हमें वाटर रेजर्वायर्स मिलते हैं, पॉसिबली इन वाटर रेजर्वायर्स या डैम का इस्तेमाल होता होगा इरिगेशन पर्पसेस के लिए, क्योंकि आप देखोगे कि धोलावीरा जो है डिसलोकेटेड इन द ड्राई जोन्स ऑफ गुजरात। तो क्या कैनाल इरिगेशन नहीं होता था? हिस्टोरियंस का मानना है कि पॉसिबली कैनाल इरिगेशन होता था, बट अब हमें इसका एविडेंस नहीं मिलता बिकॉज दीज कैनाल्स हैव सिल्टेड अप लॉन्ग अगो। होता है ना, आपने कोई कैनाल बनाई, अब इतने साल हो चुके हैं तो वो मिट्टी से भर चुकी हैं और अब हमारे लिए एविडेंस ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आप यहां पे क्या देखोगे कि हड़प्पन पीरियड की अगर हम बात करें तो आप यहां देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर है ना हड़प्पन मेच्योर कल्चर हमें देखने को मिलता है, इट डेवलप्ड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड इट वाज अ ट्राइंगुलर जोन with the core area is Sindh and Punjab, and from herein the mature culture extended and included the areas of Jammu, Haryana, Western UP, Rajasthan, Gujarat, Balochistan. क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो साइट्स डिस्कवर हुई
मेजोरिटी ऑफ जो सिटीज डिस्कवर की गई वो इंडस रिवर वैली सिस्टम में लोकेटेड थी। तो आप देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर मेच्योर कल्चर हमें देखने को मिलता है 2600 बीसीई से 1900 बीसीई के बीच में इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इसको इंडस सिविलाइजेशन कह दिया गया। उसके बाद आप देखोगे कि यहां पे जो फर्स्ट सिटी डिस्कवर की गई थी, है ना, फर्स्ट सिटी बिलोंगिंग टू द इंडस सिविलाइजेशन और द हरप्पन सिविलाइजेशन, इट वाज द सिटी ऑफ हरप्पा। इट वाज द सिटी ऑफ हरप्पा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी इन पाकिस्तान पंजाब। और इसीलिए इसको हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन कहा जाने लगा। तो पता है बहुत लंबे समय तक ना ये माना जाता था आपके 1921 तक, है ना, तो 20th सेंचुरी के जो अर्ली डेकेड्स हैं उस पीरियड तक भी ये माना जाता था कि इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम हमें सिटीज देखने को मिलती है अराउंड 600 बीसीई के आसपास, पोस्ट वैदिक पीरियड में। और ये माना जाता था कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो वैदिक पीरियड से शुरू होती है। एंड दो 1850s के अंदर ही आप देखोगे, है ना, 1850s 1860s में ही आप देखोगे कि जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, उनको कुछ एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए थे कि कुछ लगता है कि यहां पे कोई मेच्योर अर्बन साइट जो है वो रही होगी। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंगम जो है वो लकीर के फकीर वाली बात है। उनका कहना था कि अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, रिटन रिकॉर्ड्स हैं, तो ही हम उस पर आगे काम करेंगे। तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि आपकी 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ के अंदर ही अलेक्जेंडर कनिंगम, द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उनके सामने कुछ सील्स, है ना, कुछ एविडेंसेस जो है वो लाए गए थे और वो चीख चीख करके एक तरीके से कह रहे थे कि यहां पे कोई अर्बन साइट थी। बट अलेक्जेंडर कनिंगम जो है उन्होंने उसको संभाल के रख दिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है यहाँ पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उस टाइम पर की कोई सील होगी, उस टाइम के कुछ रिमेनिंग आर्टिफैक्ट्स रह गए होंगे, कुछ इस तरीके से बातों को टाल दिया गया। लेकिन फिर आप क्या देखेंगे, दयाराम साहनी, DR साहनी जो हैं, उन्होंने 1921 में हरप्पा की जो साइट है उसे एक्सकेवेट किया, इसकी डिटेल स्टडी की गई और आप देखोगे कि ये जो हरप्पा साइट है जो पाकिस्तान के पंजाब के अंदर रावी रिवर पे लोकेटेड है, यहां से जो एविडेंसेस मिले उन्होंने मजबूर कर दिया ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को फर्दर यहां पे स्टडीज करवाने के लिए, यहां पे फर्दर एक्सकेवेशंस कैरी आउट करने के लिए। और आप देखोगे इसके बाद में एक एक करके काफी सारी जो सिटीज हैं उन्हें एक्सकेवेट किया गया। और ये जो इनिशियली सिटीज एक्सकेवेट की गई, सिंस दे वर लोकेटेड इन द इंडस रिवर वैली सिस्टम, द पर्टिकुलर कल्चर, द न्यू कल्चर with urban traits that was discovered, it was given the name of Indus culture or Indus civilization. And since Harappa was the first site to be discovered and studied in detail, this particular culture or civilization is also known as the Harappan culture and civilization. अब आगे चल के क्या हुआ, जब और ज्यादा एक्सकेवेशंस कैरी आउट किए गए, और ज्यादा स्टडी हुई, तो पता चला कि आपकी जो हरप्पन कल्चर या हरप्पन सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, दे आर नॉट मेयरली लोकेटेड विद इन द इंडस रिवर वैली सिस्टम। तो ये तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो फिर कहा गया कि चलो ठीक है, इसको हम इंडस सिविलाइजेशन कह देंगे, इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन नहीं कहेंगे, इंडस सिविलाइजेशन कह देंगे। बाद में आप देखोगे क्योंकि इंडस सरस्वती रिवर वैली सिस्टम से आसपास में मेजॉरिटी ऑफ साइट्स मिली हैं, तो इसको अब क्या कहा जाता है, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन या सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिविलाइजेशन टर्म यहां पे पहली बार यूज हो रहा है। अभी तक हम कल्चर टर्म यूज करते हैं, एंड कल्चर में सब आ जाता है, आपका रहन सहन, तौर तरीका, सोच विचार, सब कुछ। लेकिन वही कल्चर जब मेच्योर हो जाता है, जैसे कि आप यहां क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि हरप्पा का जो मेच्योर फेज है, यहां पे आपको अर्बन साइट्स मिलेंगी, आपको पूरा प्रॉपर टाउन प्लानिंग मिलेगा, आपको यहां पे स्टैंडर्डाइजेशन मिलेगा, चाहे वो बर्न्ड ब्रिक्स हो गई उनके अंदर, वेट्स एंड मेजर्स हो गए, सिटी की प्लानिंग हो गई। सो एक यूनिफॉर्मिटी इन कंसेप्शन जो है ना, वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा। आपको यहां पे आर्ट ऑफ राइटिंग देखने को मिलेगी, आपको यहां पे वेल डेवलप्ड ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा, वेल डेवलप्ड ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिलेगा।
आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पीपल वर कंसर्न्ड अबाउट देयर लुक्स, पीपल वर बेसिकली फोकसिंग ऑन देयर पर्सनैलिटी मेकओवर। क्योंकि आप देखोगे फीमेल जो है वो फैशन प्रोडक्ट्स को यूज कर रही थी, जो मेल है वो भी ज्वेलरी पहनते थे, फैशन प्रोडक्ट्स को यूज करते थे। दे वर कॉन्शियस कि ना बियर्ड कैसा रखना है अपना, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, किस टाइप के कपड़े पहनने हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि हमें अलग अलग टाइप के है ना आपके ये मिरर्स मिले हैं यहां से। सो फीमेल्स जो है वो आपका लिपस्टिक यूज करना, फेस पाउडर यूज करना, काजल यूज करना, ये सब किया करती थी। इसका मतलब क्या है, दे हैड लीजर टाइम। और आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर कल्चर की हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कल्चर के अंदर दो हमें कुछ रिलीजियस ट्रेट्स मिले हैं। जैसे कि आप देखोगे हमें कुछ मदर गॉडेस के फिगर्स मिले हैं, प्रीस्ट का एक स्टैचू मिला है, एक ग्रेट बाथ मिला है फ्रॉम मोहेंजोदड़ो, है ना, स्नानाघर। लेकिन कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि रिलीजियन वॉज बेसिकली डोमिनेटिंग द सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि एक सेक्युलर सिविलाइजेशन थी। रिलीजन दो प्रेजेंट, इट वॉज नॉट द डोमिनेंट फीचर ऑफ द सोसाइटी। सो ये सारे मेच्योर ट्रेड्स जो हैं ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। सो हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि एक बहुत लंबे टाइम तक ये माना जाता था कि इंडिया में अर्बनाइजेशन की शुरुआत होती है 600 बीसी, दैट इज पोस्ट वैदिक पीरियड से, और इंडिया की हिस्ट्री शुरू होती है वैदिक पीरियड से, जिनके रिगार्डिंग हमारे पास में वेदास थे। क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंगम रिटन या डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री जो है उसी में ज्यादा बिलीव करते थे। उसके बाद में आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे कि जब जॉन मार्शल 1921 में डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे, तब दयाराम साहनी, DR साहनी जो हैं, उन्होंने हड़प्पा की साइट को एक्सकेवेट किया। यहां पे जो कल्चर ट्रेट्स मिले, कैरेक्टरिस्टिक्स मिली, जब बाकी आसपास की साइट्स की खुदाई हुई, एक्सकेवेशन हुआ, तो यहां पर भी ये ट्रेट्स देखने को मिले। और अब हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो आपका मेच्योर फेस है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, अर्बन फेस है, इट वाज बेसिकली अ ट्रायंगुलर जोन स्प्रेड अक्रॉस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, गुजरात, with Sindh and Punjab as the core area, the Indus Valley river system as the core zone. एंड दो एक बहुत लंबे टाइम तक यह माना जाता था कि पाकिस्तान के अंदर इंडस रिवर के बैंक्स पे जो मोहनजोदड़ो प्रेजेंट है, जो RD बनर्जी जो है, रखलदास बनर्जी, उनके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, इट इज द लार्जेस्ट साइट। लेकिन अब जो रीसेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं उनसे पता चल चुका है कि हरियाणा के अंदर राखी गढ़ी जो है, इट इज द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट एज फार एज द मेच्योर फेस इज कंसर्न्ड। सो अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इज राखी गढ़ी इन हरियाणा। और राखी गढ़ी में आप क्या देखोगे कि आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो तीनों फेजेस हैं, प्रोटो अर्बन फेज है ना, अर्बन फेज, पोस्ट अर्बन या डिक्लाइनिंग फेज, तीनों देखने को मिलते हैं। जस्ट लाइक धोलावीरा, धोलावीरा में भी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के तीनों फेसेस, दी प्रोटो अर्बन और दी प्रीमेच्योर फेज, द अर्बन और द मेच्योर फेज, द पोस्ट अर्बन और द डिक्लाइनिंग फेज, तीनों देखने को मिलते हैं। आपका कालीबंगन है, बनावली है, यहां पे आपको प्री अर्बन फेज एंड अर्बन फेज, ये दो फेजेस देखने को मिलते हैं। तो अब हम यहां पे क्या कहानी पढ़ रहे थे, हम यहां पे ये पढ़ रहे थे कि चलो ठीक है, ये तो हो गया कि हड़प्पा की साइट डिस्कवर हुई, यहां पे एक्सकेवेशंस हुए, आसपास कई सारी ऐसी और साइट्स मिली, सिटीज मिली, और हमें पता चला कि भाई 600 BC, इससे भी बहुत साल पहले, लगभग 2000 साल पहले, 2600 के आसपास ही, है ना, 2600 BC के आसपास ही इंडिया में अर्बन साइट एग्जिस्ट करती थी। और हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चला, इंडस रिवर वैली सिस्टम या इंडस सिविलाइजेशन, जिसको आज हम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन कहते हैं, उसके बारे में पता चला। और इस टाइम पे डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन थे? जॉन मार्शल। और हड़प्पा की डिस्कवरी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहा?
1921 तक ये माना जाता था कि इंडिया के अंदर सिटीज जो है वो 600 BCE के आसपास डेवलप होना शुरू हुई है। ठीक है जी। बट हम क्या देख रहे हैं, 2600 BCE के आसपास ही इंडिया में अर्बनाइजेशन जो है उसका प्रोसेस शुरू हो गया था इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। ठीक है, दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा, द हड़प्पन सिविलाइजेशन, द मैच्योर सिविलाइजेशन। बट जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मैच्योर सिविलाइजेशन डेवलप कैसे हो पाई, तो आप यहां पे क्या देख रहे हैं, यहां पे कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। नेचुरल रेनफॉल अच्छी है, एनुअल इनंडेशन या फ्लडिंग के वाया इंडस रिवर यहां पे जो फर्टाइल एल्यूवियल सिल्ट डिपॉजिट करती थी, इसकी वजह से यहां पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी नेचुरली काफी अच्छी थी। इसके अलावा यहां पे हमें प्लोइंग के एविडेंसेस मिलते हैं। एंड आप यहां पे देखेंगे कि हड़प्पन जो है वो आर्टिफिशियल इरिगेशन भी यूज करते होंगे, ये हम मान के चलते हैं। नॉट ओनली दिस, चालकोलिथिक कल्चर्स में जहां हम देख रहे थे कि जनरली द एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर मीट, इस पर्टिकुलर पार्ट में अगर हम देखें, है ना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, तो आप यहां पे देखोगे कि यहां पे जो कॉपर यूजिंग कम्युनिटीज हैं, दे गिव अस एविडेंसेस ऑफ डेयरिंग, कि ये लोग आपके डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि आपका दही है, दूध है, उसका भी इस्तेमाल करते थे। तो यहां पे एग्रीकल्चर कैसा है, एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड है, एडवांस्ड है, सरप्लस प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब आपके पास में एक साउंड रूरल बेस है, तो आप देखेंगे कि अब ट्रेड्स एंड, है ना, आपका जो, एक मिनट दीजिएगा, आप यहां पे क्या देखेंगे, आप यहां पे देखेंगे एक साउंड एग्रीकल्चरल बेस, स्पेशलाइजेशन इन क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी, और इसी के साथ में क्या होगा कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तो उनकी मार्केट के अंदर डिमांड जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो आप यहां पे देखेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो भी यहां पे धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लगेगा, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगी। और जब ऐसा होगा तो हम यहां पे क्या देखेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि अब धीरे धीरे आपकी सिटीज जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आएंगी। यहां पे जो लोग रह रहे होंगे, they will be mostly involved in non-agriculture activities or non-agricultural occupations. इसके बेसिस पे आप यहां पे क्या देखोगे, सिटीज जो हैं वो हमें यहां पे नजर आएंगे। अब मैं एक बात आपको बता देती हूं, ध्यान रखना कि जैसे हम यहां पे देख रहे हैं कि हड़प्पा का एक प्रोटो अर्बन, प्री अर्बन या प्री मैच्योर फेज है ना, ऐसा तो नहीं है हथेली में सरसों नहीं उगते, वही वाली बात है। तो आप यहां पे क्या देखोगे, यहां पे कुछ नेचुरल फैक्टर्स थे और कुछ यहां के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसके वजह से यहां पे एक साउंड एग्रीकल्चरल बेस डेवलप हो पाया, जिसके बाद में यहां पर क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन को अचीव किया गया। क्योंकि अब प्रोडक्ट्स अच्छे थे तो उनकी डिमांड थी। धीरे धीरे आप क्या देखोगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो पहले लोकल ट्रेड रहा होगा, अब धीरे धीरे करके आप यहां पे क्या देखोगे, आप यहां पे देखोगे कि ये ओवरसीज ट्रेड भी होने लगा। एंड द पीपल ऑफ हड़प्पा वर ट्रेडिंग विद द कंटेम्पररी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशंस ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया बेसिकली आपका जो टाइग्रिस यूफ्रेट्स रिवर्स है ना, उस रीजन के अंदर इजिप्शियंस के साथ में इनके रिलेशंस रहे। और आपको एक और बात बता दूं, दो आप देखोगे कि आपकी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, आपकी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की कंटेम्पररीज हैं। लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चरल जोन है, अगर आप उसका एरिया देखो तो आप देखोगे कि मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट जो हैं दे वर नॉट दिस मच वाइड स्प्रेड। So no contemporary bronze civilization was as widespread as हड़प्पन civilization। साथ ही साथ में दो मेसोपोटामिया में, इजिप्ट में हमें सिटीज जो हैं वो देखने को मिलती हैं, बट आप यहां पे क्या देखोगे कि हड़प्पा के अंदर जो नंबर ऑफ सिटीज हैं एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया एंड इजिप्शियन ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन वो ज्यादा है। आप यहां पे देखेंगे हड़प्पन ड्रेनेज सिस्टम पे जितना फोकस कर रहे थे, किसी भी कंटेम्पररी सिविलाइजेशन में सैनिटेशन और हाइजीन पे इतना फोकस देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप देखेंगे हड़प्पन जो हैं ये यहां पे
बर्न्ट ब्रिक्स जो हैं उसको वाइड स्केल पे यूज करेंगे, है ना। बर्न्ट ब्रिक्स वर बीइंग यूज्ड ऑन अ वाइड स्केल। अब ऐसा नहीं है कि आपके मेसोपोटामिया के लोगों को बर्न्ट ब्रिक्स या पक्की ईंट के बारे में नहीं पता था। दे वर ऑल्सो यूजिंग, बट दे वर एम्प्लॉइंग द बर्न्ट ब्रिक्स ऑन ओनली ऑन अ लिमिटेड स्केल। दे वर यूजिंग इट ओनली इन अ लिमिटेड मैनर। वहीं पे इजिप्ट में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स जो हैं आप देखोगे कि द ब्रॉन्ज, है ना, द ब्रॉन्ज अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इजिप्ट which basically flourished in and around the Nile River. They were mostly using dried bricks or the sun-dried bricks or the mud bricks. So आप क्या देख रहे हो, हड़प्पन ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है, और आपके वेस्ट एशिया के अंदर एंड आपके इजिप्ट के अंदर जो कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशंस हैं रिस्पेक्टिवली, उनके कंपैरिजन में ज्यादा वेल डेवलप्ड थी। एंड यस, इसका जो कल्चरल जोन है अगर आप एरिया वाइज देखो, इट वॉज क्वाइट लार्ज एज कंपेयर टू दी मेसोपोटामियन एंड दी इजिप्शियन ब्रॉन्ज एज कल्चर्स। अब क्या हुआ, सिटीज आई, है ना। पढ़ेंगे डिटेल में क्राफ्ट्स को भी, पर पहले ये देखो, एग्रीकल्चर एक साउंड बेस है। तो आपका एक रूरल साउंड बेस है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, आप सरप्लस जनरेट कर रहे हैं, तो आपके क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स में स्पेशलाइजेशन अचीव किया गया। ट्रेड वॉल्यूम बढ़ी, ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश करने लगा, और अब आप देखोगे कि हमें सिटीज, टाउन्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो धीरे धीरे करके सिटीज देखने को मिलती हैं। एक और चीज ध्यान रखिएगा, दो हड़प्पा में काफी सारी सिटीज मिली हैं, बट वी नीड टू कीप दी, है ना, वी नीड टू कीप दिस पॉइंट इन माइंड कि आपकी जो अर्बन सिटीज हैं they were very limited in number. Most of the हड़प्पन साइट्स जो हमें मिली हैं वो आपके पोस्ट अर्बन फेज को बिलोंग करती हैं, जहां पे आपको ये अर्बनाइजेशन के ट्रेट्स नहीं नजर आएंगे। अर्बनाइजेशन का ट्रेट मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं दे आर एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। यहां पे पक्के घर हैं, सैनिटेशन की फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स इज टेकिंग प्लेस। है ना। तो आप यहां पे क्या देखोगे, अब देखो, खुद सोच के देखो, अगर आपका एग्रीकल्चर अच्छा खासा प्रोड्यूस कर रहा है, क्राफ्ट्स में भी स्पेशलाइजेशन अचीव हो चुका है, ट्रेड वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, यानी योर इकोनॉमी इज डूइंग वेल। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो इससे क्या होगा, ग्रेजुअली पॉपुलेशन इंक्रीज भी होगी, है ना, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। सो अब क्या होगा, नाउ द नंबर ऑफ पीपल वर इंक्रीजिंग, द सिटीज वर फ्लरिशिंग, द ट्रेड वॉल्यूम वॉज इंक्रीजिंग। और इसके लिए आपको अब आर्ट ऑफ राइटिंग की नेसेसिटी जो है वो फील हुई। क्यों, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको अकाउंट्स को मेंटेन करना है, आप सब कुछ तो मेमोराइज नहीं कर सकते, है ना। व्हेन ट्रेड एंड कॉमर्स विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स, यू नीड द आर्ट ऑफ राइटिंग। इसी के साथ साथ में जब बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे होंगे, तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके रिस्पेक्ट में भी आपको आर्ट ऑफ राइटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहां पे क्या देखेंगे कि ग्रेजुअली द नीड फॉर आर्ट ऑफ राइटिंग वाज फेल्ट। एंड यहां पे आप देखोगे कि आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो यहां देखने को मिलती है, जो हड़प्पन कल्चर को मैच्योर कल्चर बनाती है। अब यहां पे सब कुछ बढ़िया चलेगा, एग्रीकल्चर अच्छा है, क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन है। आपको एक चीज और याद रखनी है कि हड़प्पन्स जो आइटम प्रोड्यूस करते थे, मोस्टली इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, दे यूज टू इंपोर्ट दोज। फॉर एग्जाम्पल कॉपर के आइटम्स प्रोड्यूस करते थे, बट कॉपर इंपोर्ट कहां से करते थे, या तो राजस्थान के खेतरी माइन से या फिर ओमान से। टिन है, या तो अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता था, या आपकी जो हजारीबाग माइंस हैं वहां से मंगाया जाता था। गोल्ड है, अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। तो आप यहां पे क्या देखोगे, है ना, आप यहां पे देखोगे कि कुछ लोकल आइटम्स भी, जैसे कि शेल्स हैं, वो लोकली भी मिल जाती थी, है ना। लेकिन आप यहां पे क्या देखोगे, आप देखोगे कि काफी सारे मेटल्स यूज किए जाते थे इन दी क्राफ्ट्स एंड टेक्नोलॉजी में। तो इनके जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्यूपेशंस हैं या जो क्राफ्ट्स हैं, उनके अंदर जो मेटल्स ये यूज करते थे ये लोकली अवेलेबल नहीं थे,
दे यूज टू इंपोर्ट दिस, और ये कहीं ना कहीं इनकी लिमिटेशन है। अफगानिस्तान से लापिस लाजुली आ रहा है ना, आपके वेस्ट एशिया से, अफगानिस्तान से प्रेशियस स्टोन्स आ रहे हैं, कॉपर टिन भी इंपोर्ट कर रहे थे। अब आप खुद सोचो, ना हड़प्पन कॉपर प्रोड्यूस कर रहे थे, ना ही इनके पास टिन था, बट जुनून था, तो दे इन्वेंटेड द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रॉन्ज फ्रॉम कॉपर एंड टिन। क्योंकि ब्रॉन्ज जो है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये जो आइटम्स बनाते थे आप देखोगे दे वर मोर ड्यूरेबल। लेकिन अब यहां पे एक और बात आ जाती है, क्योंकि आप जो रॉ मटेरियल्स हैं वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते, इंपोर्ट करते हो, तो आप ब्रॉन्ज जो है उसको केवल लिमिटेड स्केल पे यूज कर सकते हो। तो हड़प्पा को दो हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमें ब्रॉन्ज का यूसेज देखने को मिलता है और ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को डिपिक्ट करता है। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू कीप द फैक्ट इन माइंड दैट even the Harappans were using the copper as well as the bronze tools only in a limited manner. इंपोर्ट कहां से हुआ, कैसे पता चला? बहुत सारी स्टडीज होती है ना, आप देखोगे जैसे खेतरी माइंस है, खेतरी माइंस का जो कॉपर है उसमें जितनी लेवल ऑफ इम्प्यूरिटी होती है, और हड़प्पा के लोगों की जो कॉपर आइटम्स हमें मिली हैं उनमें जो इम्प्यूरिटी है उसको मैच कर लो। या ओमान से जो कॉपर है वो मेसोपोटामिया के लोग भी इंपोर्ट करते थे, उनके तो रिटन रिकॉर्ड्स पढ़ लिए गए हैं, तो वहां पे आप जो कॉपर है उसकी जो इम्प्यूरिटीज को पढ़ें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ें, और हड़प्पा की कुछ आइटम्स को पढ़ें, तो आपको वहां पे देखने को मिलेगा कि ये कॉपर जो है इस पर्टिकुलर जगह से मंगवाए जाने की पॉसिबिलिटी है। ऐसा क्यों? वाई आई एम सेइंग पॉसिबिलिटी, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है, दो दी हड़प्पन्स न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग, we have not been able to decipher their script yet, क्योंकि ना तो हमें इनकी लैंग्वेज पता है और ना ही इनकी स्क्रिप्ट पता है। अक्सर क्या होता है कि एक सिंगल मैसेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा जाता है, स्क्रिप्ट एक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में आप उस मैसेज को लिख रहे हो ना। अगर हमें एक लैंग्वेज भी पता है तो हम स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है, या तो आपको स्क्रिप्ट पता हो तो आप लैंग्वेज को डिसाइफर कर लोगे, आपको लैंग्वेज पता हो तो आप स्क्रिप्ट को डिसाइफर कर लोगे। यहां क्या है, ना हमें इनकी लैंग्वेज पता है ना ही इनकी स्क्रिप्ट पता है, so it becomes very difficult to decipher the Harappan script. या तो एक सिंगल मैसेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखा हो तो डिसाइफर करना इजी होता है। विल कम टू इट सचिन, कमिंग टू इट, विल डिस्कस एवरीथिंग। ठीक है गाइस, विल डिस्कस एवरीथिंग, सो प्लीज फोकस ऑन दिस पार्ट। आपको ये समझ आ चुका है बेसिक्स कि किस तरीके से बिकॉज ऑफ सर्टेन नेचुरल फैक्टर्स एंड बिकॉज ऑफ द कल्चरल ट्रेड्स द copper using communities in the northwestern part of the Indian subcontinent with Sindh and Punjab as the core area, they were able to produce bronze first, and this shows technological progress. Also because the agriculture was doing well, sound rural base was there, agricultural surplus was there, specialization in crafts and technology developed, which became a base for the well-developed trade and commerce, and the cities and the towns flourished. And we entered into the mature or the urban phase. अब जब हम कहते हैं ना हड़प्पन कल्चर में ऐसा होता था, तो हम मोस्टली रेफर कर रहे हैं आपका जो मेच्योर फेज है इसके बारे में, है ना, हम इसको रेफर कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस मेच्योर फेज की और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यहाँ इकोनॉमी कैसी थी, एग्रीकल्चर इन डिटेल, है ना, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, ट्रेड एंड कॉमर्स को, जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से उनको हम यहाँ ध्यान करेंगे। ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड जो अदर एस्पेक्ट्स है जैसे सील्स हैं, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है इनकी, वेट्स एंड मेजर्स हैं, उनमें जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसकी हम बात करेंगे। हम इनकी टाउन्स सिटीज की बात करेंगे, टाउन प्लानिंग की इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, उन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, वो क्या इंसाइट्स प्रोवाइड करते हैं उसकी हम बात करेंगे। हम यहां पर बात करेंगे बेसिकली इनके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, कि यहां पे कोई प्रीस्ट किंग था क्या,
लाइक इजिप्ट, यहां कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, या यहां पे अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो हैं दे वर द रूलिंग क्लास, एंड ऑन व्हाट बेसिस वी आर सेइंग दैट देयर वाज अ रूलिंग क्लास, देयर वाज द सेंट्रल अथॉरिटी। वी विल ऑल्सो डिस्कस देयर सोशल स्ट्रक्चर। जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूं, हम यहां पे बात करेंगे उनके सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, सोशल इनइक्वालिटी की। और यहां आप देखोगे जस्ट लाइक चालकोलिथिक कल्चर्स, सेटलमेंट पैटर्न में आपको हायरार्की नजर आएगी। इनका जो बरियल प्रैक्टिसेस है उनके अंदर आपको सोशल इनइक्वालिटी, सोशल हायरार्की जो है उसके ट्रेड्स बहुत ही क्लियरली नजर आएंगे। यानी सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो है इट वॉज वेरी मच प्रेजेंट इन द हड़प्पन सोसाइटी। पोजीशन ऑफ वीमेन की हम बात करेंगे। अगर हम पोजीशन ऑफ वीमेन की बात करें तो आप यहां पे देखेंगे कि हमें मदर गॉडेस के काफी सारे फिगर्स मिले हैं, एंड पॉसिबली दे वर यूज्ड फॉर स्पिरिचुअल पर्पसेस एंड दे वर बीइंग वर्शिप्ड। यहां पे कोई फर्टिलिटी कल्ट रहा होगा जिस तरीके से इजिप्ट और मेसोपोटामिया में था। लेकिन आप यहां देखेंगे इजिप्ट के अंदर मेट्रियार्कल सोसाइटी थी। द डॉटर्स यूज्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी एज वेल एज द थ्रोन ऑफ द फादर। Was it the case with the Harappans? है ना, the Harappan society a matriarchal society? We'll talk about the comfort and the leisure, and then we'll discuss the religious practices. नेचर वर्शिप है क्या? चालकोलिथिक कल्चर्स जो कि पोस्ट अर्बन फेज ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन में देखने को मिले, या इवन आफ्टर दैट, जैसे कि जोरवे कल्चर, यहां पे जो रिलीजियस ट्रेड्स की हमने बात की, कल्चरल ट्रेड्स की बात की, उनमें और हरप्पन्स में क्या सिमिलैरिटी है। तो आप यहां देखेंगे नेचुरल वर्शिप है, फायर कल्ट है ना, मेल फीमेल फिगर्स एंड मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की वर्शिप है। हरप्पन सिविलाइजेशन एंड जो कंटेम्पररी हिंदू कल्चर है उसमें क्या कॉमनैलिटी आपको नजर आती है। और उसके बाद में ब्रीफली हम हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पर इनका आर्किटेक्चर तो इनकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में कवर हो जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में। हम बेसिकली यहां पे कवर करेंगे इनके स्कल्पचर्स के बारे में, कुछ पॉइंटर्स को हम यहां पे कवर करेंगे, किस तरीके से अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पपेट्री हमें यहां पे इनके टॉयज जो है उनके अंदर देखने को मिलता है। बाकी आप यहां पे देखेंगे, जैसे कि मैंने कहा, दो हरप्पन्स न्यू द आर्ट ऑफ राइटिंग बट वी हैव नॉट बीन एबल टू डिसाइफर व्हाट दे हैव रिटन। हरप्पन सिविलाइजेशन को हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। सो रिटन records of this particular civilization exist, but we have not been able to decipher that. So mostly, in order to understand the Harappan society and culture, we are dependent on the archaeological resources. We are dependent on the inscriptions of the contemporary civilizations like the Mesopotamian people. प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम इसको रखते हैं। वहीं पे आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो स्टोन एज है, आपके जो चालकोलिथिक कल्चर्स हैं, उनको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं, बिकॉज दीज पीपल डिड नॉट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग।